यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स जो है उसके अंदर हम इस नेचर के लॉज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्टडी करते हैं। और जो भी स्टडी करते हैं, जो लॉज बनते हैं वो फैक्ट होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी बिल्डिंग से जंप कर गया तो फिर उसके पैर टूटेंगे, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर उसको नीचे में कुछ कुशंस वगैरह या नेट वगैरह उसके ऊपर उसको नहीं गिराया तो फिर लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि उसके पैर टूटेंगे, क्योंकि वो नीचे ही गिरेगा, वह ऊपर नहीं जाएगा। यह एक लॉ ऑफ नेचर हो गया। तो यह पूरा यूनिवर्स हमारा कैसे बना है? एक सुई की नोक से भी छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज की स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। लेकिन फिजिक्स को अगर समझना है तो फिजिक्स को समझने के लिए हमें एक शुरुआत करनी होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि हमें शुरुआत करनी चाहिए काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स क्या है? व्हाट इज काइनेमेटिक्स? किसी को पता है काइनेमेटिक्स क्या है? कोई भी चीज मूव कर रही हो, मोशन, उसके बारे में स्टडी करना काइनेमेटिक्स, विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं बिना ही कॉज ऑफ मोशन की स्टडी किए हुए। उस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनके उनको बिना कंसीडर किए हुए हम मोशन की स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स where we study about motion of a body without considering the cause of motion. Okay, in kinematics, we will study only about displacement, velocity, acceleration, speed. We will not study how a body displaces from one position to another position. That means we will not study about cause of motion. Kinematics में सिर्फ और सिर्फ हम मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है? तो देखो, मोशन को अगर समझना है तो हमें रेस्ट को भी समझना होगा। रेस्ट किसे कहा जाता है? ठीक है, रेस्ट आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि भाई रेस्ट क्या है, कि कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट पर है। यही तो पढ़ते आए हैं। एक्चुअली रेस्ट जो टर्म है ना, यह रिलेटिव टर्म है। क्यों? एक मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो आप अपने अपार्टमेंट के बाहर से खड़े होके अपने अपार्टमेंट को देख रहे हो, तो आपका अपार्टमेंट मूव कर रहा है कि रेस्ट पर है? रेस्ट पर है। उसी अपार्टमेंट को अगर आप मान लो कहीं से दूसरे प्लेनेट पे चले गए, मार्स से जाकर के आप देख रहे हैं विथ पावरफुल टेलीस्कोप से, तो वह अपार्टमेंट आपको घूमता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और साथ साथ सन के अराउंड घूम भी रही है। तो यही अपार्टमेंट जो आपको यहीं बैठे बैठे ग्राउंड से बैठ करके देखने पे रेस्ट पे नजर आ रहा था, तो वही आपका घर मार्स से देखने पर मोशन में नजर आएगा। समझे? तो फिर रेस्ट का मतलब नहीं रह गया। रेस्ट का मतलब फिर इसका मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप। जैसे मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन में एक आगे पैसेंजर बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए, आप उसको देख रहे हो, आपको देख रहा है ना? और आप जब देखो तो पैसेंजर को तो ना तो वो मूव कर रहा है आपके रेस्पेक्ट में, ना आप मूव कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा नीचे खड़ा हो और वह देखे, भाई मूंगफली बेचने वाले जो दौड़ दौड़ के बेचते हैं ना, वह देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे भाई ये तो ट्रेन चली गई, मूव कर रही है, दोनों मूव करते हुए जा रहे हैं। वही पर्सन, एक पर्सन के लिए जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर है उसके लिए रेस्ट पे नजर आ रहा है, और किसी बाहर के आदमी के लिए वह मोशन में नजर आ रहा है। तो इसलिए रेस्ट को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दो तरीके से करूंगा। कौन कौन? पहला तरीका होगा एब्सोल्यूट रेस्ट। पहला तरीका है एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है?
और रिलेटिव रेस्ट। एक्चुअली जिसको आप रेस्ट जानते हो वह रिलेटिव रेस्ट है, वह एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। इस नेचर में कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। हर बॉडी जो है वो किसी न किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो नो एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। सो व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट मीन्स रिलेटिव रेस्ट। If a body does not change its position with respect to surrounding is another body. With respect to another body, then it is said to be at rest with respect to that body. तो मुझे जहां तक लग रहा है रेस्ट का कंसेप्ट समझ आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट पर नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, सब मूव कर रहे हैं, बस फ्रेम चेंज करना होगा। अपना जगह चेंज करके देखिए तो आपको सब मोशन में नजर आएंगे। अब एक बात इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, मैं मैथ्स भी इसी के अंदर पढ़ाऊंगा। काइनेमेटिक्स के बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे या वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। तो हम जो भी स्टडी अभी करेंगे ना, यह पॉइंट मास बॉडी के लिए करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता रहा हूं। आप लोग बिगनर हो तो बिगनर स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि जो भी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में करते हैं, वह सिर्फ पॉइंट मास बॉडी के लिए करते हैं। और जब हमें रियल बॉडी के मोशन की स्टडी करने की जरूरत पड़ती है तो फिर हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। तो पॉइंट मास बॉडी का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। किस बॉडी को पॉइंट मास बॉडी कहा जाएगा? ऐसी कोई भी बॉडी, देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, तो आप हो ऑब्जर्वर, यू आर ऑब्जर्वर। अगर कोई बॉडी आपको पॉइंट की तरह दिख रही है ना, दैट इज पॉइंट मास बॉडी। इफ एनी बॉडी विच लुक लाइक अ पॉइंट टू यू, देन बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास बॉडी। तो चलो अपने सराउंडिंग में देखो, कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी दिख रही है? देखो, देखो आसपास कोई नहीं दिख रही है। ध्यान से देखो पेन की टिप, देखो पेन की टिप, पेन की टिप देखो केवल अपने, पॉइंट की तरह दिख रहा है? यस, पॉइंट की तरह दिख रहा है ये। तो जो पेन की टिप, आप जहां बैठे हुए तो पेन की टिप आपके लिए पॉइंट मास बॉडी हो गई। ठीक है, मान लो आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, देखो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर बैठ करके और आप देख रहे हो किसको? नीचे कार जा रही है ना, ये सब कार जा रही है, देखो कार को, देखो कार कैसे दिखेगी? पॉइंट की तरह, है ना। तो कार आपके लिए पॉइंट मास बॉडी हो गई। किसके लिए? उस पर्सन के लिए जो एक हाई राइज बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है, उस पर्सन के लिए नहीं जो यहीं उसके बगल में खड़ा है कार के। रात में आप स्टार्स को देखो, जो सितारे हैं वो भी पॉइंट की तरह दिखते हैं, तो सितारे भी पॉइंट मास बॉडी। तो ऐसी ही बॉडी के लिए हम काइनेमेटिक्स या जो भी आगे स्टडी करेंगे वह पॉइंट मास बॉडी के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो व्हाट, क्या डेफिनेशन होगा पॉइंट मास बॉडी का? कि अ बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास बॉडी इफ इट्स साइज इज नेग्लिजिबल इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हम ऑब्जर्वर को अगर कोई बॉडी जिसकी साइज नेग्लिजिबल नजर आ रही है, पॉइंट की तरह नजर आ रही है, तो उस बॉडी को हम कहेंगे पॉइंट मास बॉडी। और ऐसी ही बॉडी के लिए हम काइनेमेटिक्स में अभी आगे स्टडी करेंगे। ओके, पॉइंट मास बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसका मास बहुत कम है। बहुत लोग सोचेंगे कि पेन की टिप सर बहुत छोटा मास है इसका, है ना। तो ये मास कम नहीं, मास तो आपको यहाँ पे कम दिख रहा है बेशक, लेकिन कार का मास तो छोटा नहीं है ना। कार का मास अगर 1000 kg से 1000 kg से तो ज्यादा ही होता है। स्टार्स का जो मास है वो तो सन के मास से भी बहुत ज्यादा है, और सन का मास हमारे अर्थ के मास से 13 लाख टाइम ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो, मेरे कहने का मतलब पॉइंट मास बॉडी इज दैट बॉडी विच लुक लाइक अ पॉइंट इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स वट एवर बी मास ऑफ द बॉडी दैट डजेंट मैटर, बॉडी की जो साइज है वह पॉइंट की तरह दिखनी चाहिए। अगर वह ऐसी दिख रही है तो जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आगे काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में, वो सभी कॉन्सेप्ट ऐसी ही बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे।
लेकिन जब बात आएगी रियल बॉडी के मोशन की स्टडी करने के लिए, तो मैं आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो पॉइंट मास बॉडी आपको समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, पॉइंट मास बॉडी, अगर ऑब्जर्वर को पॉइंट की तरह जो बॉडी दिख रही है उसको हम पॉइंट मास बॉडी कहेंगे, राइट। ऑब्जर्वर कहाँ सिचुएटेड है, कैसे है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि भाई ऑब्जर्वर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक बात और सुनो, जैसे मान लो कि एक ट्रेन, अभी मैं ऑब्जर्वर पे आता हूं, एक ट्रेन दिल्ली से आगरा गई। ट्रेन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो है 2 किलोमीटर का। वो है मालगाड़ी, लगेज ट्रेन है, लगेज जो लेके जाती है, बड़ी होती है वो। 2 किलोमीटर का लेंथ है। और आगरा रेलवे स्टेशन और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। 4 घंटे में ट्रेन पहुंच जाती है। एवरेज स्पीड क्या होगी, फटाफट निकालो। चलो मैं यहाँ बता रहा हूं आपको। यह मान लो, चलो इस पे मैं बना देता हूँ डायग्राम, कि यह आपकी आगरा रेलवे स्टेशन है, और यह दिल्ली रेलवे स्टेशन है। यह है दिल्ली, दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिख रहा है। चलो मैं दूसरा कलर कर देता हूं। देखो, यह आगरा रेलवे स्टेशन है, आगरा। और इधर है, ये जो आदमी बैठा है ना यहाँ पे है दिल्ली रेलवे स्टेशन, मैंने बना दिया। ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है बेटा। कितना है, 200 किलोमीटर। और एक ट्रेन जो है यह जा रही है आगे। इस ट्रेन का जो लेंथ है वह 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन टू गोज फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, टाइम इज टाइम इज 4 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी बताइए आप लोग। 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाल दिया, हाँ बोलो। देखो आंसर तो सही है। एवरेज स्पीड जो होगी, वी एवरेज, यह होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 200 अपॉन टोटल टाइम 4 आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट्स गुड। लेकिन क्वेश्चन मेरा यह अराइज होता है कि आपने लेंथ ऑफ ट्रेन को क्यों नहीं काउंट किया। मान लो ट्रेन यहाँ पे है दिल्ली के आगरा रेलवे स्टेशन से पीछे, तो जब यह क्रॉस कर जाएगी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जब इसका बैक पोर्शन पहुंचेगा, तब न माना जाएगा कि हाँ ये ट्रेन पहुंच गई दिल्ली। तो लेंथ ऑफ ट्रेन काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं काउंट किया कि मान लो इसका जो मोशन है ट्रेन का, आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से, जहां से दिल्ली और आगरा दोनों आपको दिख रहे हैं, उस जगह से आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ से, यहाँ बैठे हुए हो, स्पेस क्राफ्ट से आपको यहाँ भेज दिया गया है इतनी हाइट पे, और आप वहां से दिल्ली भी देख सकते हो, आगरा भी देख सकते हो, और दिल्ली भी देख सकते हो। तो जब ट्रेन जा रही होगी दिल्ली से आगरा या आगरा से दिल्ली, तो ट्रेन आपको कैसी दिखेगी, ऑब्जर्वेशन बताओ। कैसी दिखेगी, पॉइंट की तरह दिखेगी। ऐसा लगेगा कि कोई इंसेक्ट क्राउलिंग करते हुए दिल्ली से आगरा जा रहा है। आई बात समझ में। तो फिर हम जब पॉइंट की तरह दिखेगी, तो पॉइंट का साइज कितना होता है बेटा, 0 नहीं होता है, छोटा होता है। तो इसलिए हम ट्रेन के लेंथ को काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि दो रेलवे स्टेशन है 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 2 किलोमीटर की खुद की ट्रेन है,
15 मिनट में पहुंच रही है, जल्दी से बताओ स्पीड कितना होगा। 15 मिनट में पहुंच रही है ट्रेन। कहां से कहां तक? भाई दो रेलवे स्टेशन है, यह ए है और ये बी है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस है इनके बीच का। लेंथ, खुद ट्रेन का लेंथ 2 किलोमीटर का है, तो यहां पे क्या है कि अब लेंथ को आपको काउंट करना पड़ेगा। समझे? यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आप लेंगे वह 12 किलोमीटर होगा। टोटल टाइम 15 मिनट, दैट इज 15/4, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर था और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर के कंपैरिजन में जो 2 किलोमीटर का लेंथ है वह नेग्लेजिबल है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। और 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में 2 किलोमीटर नेग्लेजिबल नहीं है, उसमें काउंट करना होगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये कि जब डिस्टेंस कम हो बॉडी की अपनी साइज से, तब बॉडी को हम पॉइंट मास बॉडी नहीं मान सकते। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो अपना इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दे रही है जो उसकी अपनी साइज से बहुत ज्यादा हो, तो फिर उसको हम पॉइंट मास बॉडी मानेंगे। तो पॉइंट मास बॉडी का एक दूसरा डेफिनेशन भी है, यहाँ पे मैंने लिखवाया है। क्या? कि or a body is said to be point mass body if its size is negligible in our frame of reference, or if a body covers much more distance as compared to its own size during its motion, then body is said to be point mass body. अगर कोई बॉडी अपने मोशन के दौरान अपनी साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है तो फिर उसके मोशन, उस बॉडी को हम पॉइंट मास बॉडी कहेंगे। ठीक है बेटा? अब बात आती है किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर को दिखाने की। ये ऑब्जर्वर भी तो इंपॉर्टेंट है। सारा काम कर कौन रहा है भाई? सारा काम कर रहा है कौन? ऑब्जर्वर। वही तो पढ़ रहा है, वही तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऑब्जर्वर ही तो बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है फिजिक्स को पढ़ करके, तो ऑब्जर्वर को भी तो दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जर्वर को मैथमेटिकली हम दिखाते हैं किससे, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, मैं हूं ऑब्जर्वर और मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है फिजिक्स के अंदर, है ना? तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो राइट हैंड है ये हो गया एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड है ये हो गया वाई एक्सिस, और मेरा जो हेड है वो हो गया जेड एक्सिस। समझ रहे हो? तुरंत हम 3 डायमेंशन को समझ जाएंगे। हम कहेंगे कि वी लिव्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। हम किस में? 3 डायमेंशनल स्पेस में जीते हैं। हम लेफ्ट मूव कर सकते हैं, हम राइट मूव कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, हम बैकवर्ड जा सकते हैं, हम अपवर्ड जंप कर सकते हैं और कुएं में भी कूद सकते हैं। है ना? तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो मूवमेंट है वो 3 डायमेंशन में हो सकता है। तो इस 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथमेटिकली 3 एक्सिस से। देख लो, ये 3 एक्सिस है, इसको हमने बना दिया, इस एक को हमने बना दिया एक्स एक्सिस। एक सेकेंड, देखो यहां पे हमने बना दिया इसको एक्स एक्सिस। 1 सेकेंड, देखो हमने क्या किया कि हम खुद ऑब्जर्वर हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एंड एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक situated at intersection point of these axes, this is called frame of reference। यानी यह एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हों। हमारा एक हाथ एक्स एक्सिस, दूसरा हाथ सीधे की तरफ आगे किए वाई एक्सिस, और जो हेड है वो जेड एक्सिस, और हम हैं ऑब्जर्वर। हमारे पास होनी चाहिए एक घड़ी। ठीक है? तो देखो, हम ऑब्जर्वर अपने आप को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और एक देखो, यह जो है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस एक लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन जो हो गई वाई एक्सिस, और इसके बाद यह हो गई जेड एक्सिस तीसरी लाइन।
3 एक्सिस है इस 3 डायमेंशन को समझने के लिए। अब कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे 3। ठीक है, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अभी तक आप लोग कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट समझे होंगे, लेकिन इसमें होंगे 3 कोऑर्डिनेट। और हम यहीं से बैठे बैठे इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और हम कह देंगे कि ये बन गया इसका पोजीशन वेक्टर। समझे? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एंड एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक situated at intersection point of these axes। क्लॉक किस लिए चाहिए बेटा? क्लॉक जो है वह टाइम बताएगा, और टाइम है 4th डायमेंशन। चौथा डायमेंशन क्या है बेटा? टाइम। यह एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। अभी आधे घंटे पहले वाला टाइम वापस जिंदगी में नहीं आएगा कभी। टाइम ऐसी क्वांटिटी है जो आगे ही जा रही है। अब सोचे कि काश आज से 15 साल 20 साल पहले का टाइम आ जाता, है ना, तो हम लोग थोड़ा और यंग दिखते। है कि नहीं? तुम लोग के एज में थे। तो कहने का मतलब ये कि वह टाइम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वापस। यह एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और मोशन की स्टडी करने के लिए हमें टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। तो चौथा डायमेंशन है बेटा टाइम। ठीक है, तो जब भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो फिजिक्स समझने के लिए, तो यू आर ऑब्जर्वर, योर राइट हैंड इज एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड इज वाई एक्सिस, योर हेड इज जेड एक्सिस, देन यू कैन अंडरस्टैंड 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके, एंड 4 डायमेंशन इज टाइम। सो जो अब जब आप जो है ना ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर पाए, इतनी बातें समझने के बाद तुरंत आपके बाद दिमाग में यह बात आनी चाहिए। ठीक है, और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको कंप्लीटली समझ आ गया, तो इसी के बेसिस पर हम मोशन को भी अब आगे समझेंगे। देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। 3 तरह के रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं। किसके बेसिस पे? एक्सिस, ये ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जो हमने अभी बनाया ना 3 कोऑर्डिनेट, समझ लो दिमाग में अपने, उसको फिट कर लो। हर क्वेश्चन में अपने आप को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे आगे, हर कंसेप्ट में आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो उसमें से अगर केवल एक एक्सिस, देखो पहला होता है, इस एक्सिस के बेसिस पे हम मोशन को 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को। पहला है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन वह मोशन होता है जिसमें केवल कोई एक एक्सिस, इस 3 एक्सिस में से अगर ओनली वन एक्सिस यूज हो रही है मोशन की कंप्लीट स्टडी करने के लिए, तो फिर इस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। समझे? कैसे? वन डायमेंशनल मोशन जैसे एक लाइन है, देखो यहाँ पे यह एक लाइन है, और इसी लाइन पे सीधे जाए, वो रास्ता नहीं बदले, सीधे जाना है उसको, अपना रास्ता इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अगर वो सीधे जा रहा है या सीधे आ रहा है, तो फिर इसके मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। आई बात समझ में बेटा? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन वह मोशन होगा जिसमें दोनों ही एक्सिस यूज होती है, दोनों ही एक्सिस यूज होती हो मोशन की कंप्लीट स्टडी करने के लिए। समझे? तो दोनों एक्सिस के लिए मतलब क्या होगा? तो एक देखो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। लाइन समझते हो? एक एक पॉइंट को ज्वाइन करो तो वह लाइन बन जाती है, और इसी पे कोई बॉडी मूव कर रही है तो यह वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक, लेकिन अगर ऐसी ही लाइन को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ, एकदम पतली पतली थिनर थिनर लाइंस जो हैं इनको सजा करके रखते जाओ, तो क्या बन जाएगा बेटा? एरिया। तो क्या बन जाएगा? एरिया। और एरिया का क्या होता है? एक प्लेन फिगर होता है, वह एक प्लेन होता है। तो एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो 2 डायमेंशंस की जरूरत हमें पड़ेगी। समझ रहे हो ना? अच्छा, मान लो एक शीट, शीट की, तो आपने समझा कि पहले पतले पतले छोटे छोटे पहले पॉइंट्स थे, उनको एक लाइन में करके ज्वाइन किया तो लाइन बन गई, और ऐसे ही थिनर थिनर लाइन को एक साइड में करके ज्वाइन किया तो फिर एरिया बन गया, शीट बन गया। और ऐसे ही शीट को एक एक करके ऊपर जमा करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो क्या बन जाएगा बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है। तो तीनों डायमेंशन आ गए, एक पॉइंट से शुरू हुए, और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है आपने तीनों डायमेंशन सीख लिया, है ना? तो जब 2 डायमेंशन की बात है, 2 डायमेंशनल मोशन, तो उसमें कोई भी 2 एक्सिस यूज होंगे। अब किसी बॉडी को
आप मान लो ऐसे फेंको, ठीक है, क्या हुआ, ये ऑब्लिकली आपने फेंका, तो वह बॉडी का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, वह पैराबोलिक पाथ पे जाकर के गिरेगी नीचे, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यह 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। और 3 डायमेंशनल मोशन जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वही जिग जैग चलेगा, भागेगा, घूमेगा, ठीक है। देखो कोई बॉडी स्पाइरल पाथ पे जा रही हो तो उसके मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब इसके बारे में, इन मोशन को भी हम थोड़ा डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। मैंने पहले 1 डायमेंशनल मोशन बताया, देखिए कि इफ एनी वन कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज्ड फॉर कंप्लीट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जो आप लोग पढ़े हो अपनी क्लास में 1 डायमेंशनल मोशन ही है, 2 डायमेंशनल मोशन अभी नहीं पढ़े। क्या है एग्जाम्पल, तो एक देखो, ये ना दो माउंटेन है, दो माउंटेन के टॉप हैं, और इसमें क्या किया कि एक रस्सी बांध दी गई, और इसके ऊपर एक आदमी जा रहा है, सर्कस वाला। अब ये आदमी या तो आगे ही मूव करेगा या पीछे मूव कर सकता है, इसके पास ऑप्शन नहीं है कि साइड में कहीं जाए। इसके मोशन की स्टडी करना हो तो यह 1 डायमेंशनल मोशन है। कहोगे क्या, इसी लाइन को एक एक्सिस बना लिया, तुरंत इसको एक एक्सिस बना लोगे, आप कहीं खुद बैठ जाओगे, आप एक किनारे पे या दूसरे किनारे पे बैठ गए, ओरिजिन बना लिए, देखिए कि यहाँ से गया, इतना दूर गया, कितना टाइम लगा, वो सारी स्टडी आप बैठे बैठे वहां से कर सकते हो। यह 1 डायमेंशनल मोशन है। देखो यह ट्रेन स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ट्रेन, जो ट्रेन की पटरियां हैं वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट पाथ पर जब ट्रेन जा रही है तो इसका भी मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होगा, समझे। जैसे यह कार, एक कार जो है, देखो यह कार जो है वह मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, तो यह 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। आप कहीं भी बैठ के साइड में मोशन की स्टडी इसकी कर सकते हो। एक बॉडी थ्रो किया जाए ऊपर, और बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देन इट्स मोशन इज 1 डायमेंशनल मोशन। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा बॉल और इसी पाथ पे वापस आएगा। ये मत सोचा कि सर हवा बह रही है वो गिरा देगा दूसरी तरफ, नहीं, हवा को मान के नहीं चल रही कि हवा बह रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यह एक्सपेरिमेंट स्टिल एयर में किया जा रहा है। ओके, उसके बाद हम समझेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। देखो 2 डायमेंशनल मोशन क्या हुआ, तो मैंने अभी बताया आपको पहले भी कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोई दो एक्सिस यूज हो रहे हो मोशन की कंप्लीट स्टडी कर लेने के लिए, तो फिर यह 2 डायमेंशनल मोशन है। If any two axes of frame of reference are used for complete study of motion of body, then its motion is called 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, तो बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि भाई मान लो ये ना क्या है, फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक इंसेक्ट है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये देखो यह इंसेक्ट है, दिख रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट है, और यह घूम रहा है। तो अब इंसेक्ट डिसिप्लिन वे पे नहीं जाएगा ना, वो तो उतना समझदार नहीं है ना कि नहीं वो सीधे रास्ते पे जाएगा, वो तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाएगा। तो जब टेढ़े मेढ़े रास्ते की स्टडी करनी हो, भाई इस पे जा रहा है तब स्टडी करनी हो, तो यह 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, समझे। तो इसमें क्या करेंगे, तुरंत हम कहेंगे कि भाई हम जहां पर हैं, हम जहां पर हैं वहां से हम तुरंत अपना पॉइंट भाई बनाएंगे, किसको, ऑब्जर्वर को दिखाएंगे। हम ऑब्जर्वर यहाँ हैं, तुरंत आ गए, और तुरंत हमने क्या किया, टेबल के एक एज को एक्स एक्सिस मान लिया, दूसरे एज को वाई एक्सिस मान लिया, और यह इस पाथ पे घूम रहा है, टेढ़े मेढ़े पाथ पे जब घूम रहा होगा तो इसका एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट बदल रहे होंगे, दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर यह 2 डायमेंशनल मोशन है। यह मोशन ही ना प्लेन है, क्योंकि 2 डायमेंशन मिल करके प्लेन बनाते हैं। ओके, ऐसे जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन बताया अभी आपको कि अगर ये फुटबॉल आप किक करते हो तो फुटबॉल कैसे जाता है, यह गया ऊपर यूं, इस पाथ से होकर के गिरा नीचे, तो तुरंत तुम कहोगे कि सर क्यों ना हम ग्राउंड को ले लें एक्स एक्सिस, और वर्टिकल डायरेक्शन को ले लें वाई एक्सिस, और जब यह फुटबॉल मूव कर रहा होगा तो इसके एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, इसलिए यह 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही ऐसे ही हम 3 डायमेंशन मोशन भी समझ लेते हैं। 3 डायमेंशन में तीनों ही एक्सिस यूज होंगे। अब क्या है, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, जिग जैग मोशन हो रहा है ना, स्पाइरल पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है,
उसका एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा। गई सीधे ऊपर उठ गई। जो फाइटर एयरक्राफ्ट ग्रुप बनाते हैं ना, वो 3 डायमेंशनल मोशन है। उनका कोई ठिकाना नहीं है। कोई एक लाइन में नहीं समझ सकते, वो स्पेस में समझना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो उसके मोशन को जानना हो, आप मान लीजिए थिएटर कमांड में बैठे हुए हैं, भाई फाइटर प्लेन कैसे जा रहा है, कितना लूप बना रहा है, आपको फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, ऐसे नहीं होते। समझे? तो आगे चल के आप लोग फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके? और आप हर क्लास को स्टेप बाय स्टेप सीखिए। मैं इतना श्योर कर रहा हूं कि फिजिक्स आपको इंटरटेन करेगा। आप इंटरटेन करेंगे फिजिक्स को, और फिजिक्स में आपको मजा आएगा। ओके?